हेलो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है पोजीशंस। तो हम पोजीशंस के बारे में पढ़ेंगे। पोजीशंस किस लिए यूज करते हैं? पेशेंट को कंफर्ट देने के लिए, ठीक है। और जो भी उसके प्रोसीजर है उसको करने के लिए हम पोजीशन यूज में। पोजीशन से मतलब ये है कि किस पेशेंट को कौन से टाइम पे हम किस तरह की पोजीशन देंगे, ये हमें इसमें पढ़ना है। और पेशेंट को किस पोजीशन में सबसे ज्यादा कंफर्ट हो रहा है, तो हमें उस पोजीशन को उसी हिसाब से पेशेंट को उस हिसाब से पोजीशन देते हैं। और इसमें से हमेशा क्वेश्चन आते हैं, 2-3 क्वेश्चन आते हैं, तो इसको बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। सबसे पहला हमारा फर्स्ट पोजीशन है सुपाइन पोजीशन। और सुपाइन पोजीशन को हम डोर्सल या हॉरिजॉन्टल रिकम्बेंट पोजीशन भी बोलते हैं, ठीक है। इसके दूसरे नाम है सुपाइन पोजीशन। का मतलब क्या है कि पेशेंट फ्लैट लेटा हुआ है बैक पे, ये है सुपाइन पोजीशन, ठीक है। अब इस पोजीशन में क्या होता है, पेशेंट के सेक्रम एरिया में और नी एरिया में प्रेशर पड़ता है। क्योंकि क्या होता है, हॉस्पिटल्स में या आईसीयू में कहीं पे भी जब पेशेंट कंटिन्यू वार्ड में लेटा हुआ होता है तो ज्यादातर मोस्ट फेवरेबल पोजीशन होती है ये, है ना। तो इसमें लेटे लेटे क्या होता है, पेशेंट के बेड सोर होने के चांसेस हो जाते हैं। और तो ये भी पूछा जाता है क्वेश्चन कि बेड सोर ज्यादातर हमें कहां देखने को मिलते हैं, सेक्रल रीजन और हील्स पे देखने को मिलते हैं। तो इसको अवॉइड करने के लिए हम क्या करेंगे, बार बार पोजीशंस को चेंज करते हैं। इसलिए पेशेंट को पोजीशन दी जाती है, क्योंकि एक पेशेंट कंटिन्यू एक बेड पे लेटा हुआ है तो उसके पोजीशन चेंज करेंगे ताकि बेड सोर नहीं हो। उससे प्रिवेंट करने के लिए हम पोजीशंस का यूज करते हैं। तो मैंने आपको बताया सबसे कंफर्टेबल पोजीशन है। जब वाइटल साइन चेक करते हैं तब इस पोजीशन को यूज करते हैं, ठीक है। उसके अलावा सुपर इंपॉर्टेंट मेल कैथेटराइजेशन। अगर आपसे सिर्फ कैथेटराइजेशन पूछे तब पोजीशन दूसरी होगी और वो होगी डोर्सल रिकम्बेंट। या अगर आपसे फीमेल कैथेटराइजेशन पूछे या कैथेटराइजेशन पूछे तो डोर्सल रिकम्बेंट उसका आंसर होगा। लेकिन अगर अलग से मेल कैथेटराइजेशन दिया हुआ है तो हमें सुपाइन पोजीशन पे टिक करना, ठीक है। नेक्स्ट, फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ एंटीरियर थोरैक्स, एब्डोमेन, ठीक है। इनकी एग्जामिनेशन के लिए हम सुपाइन पोजीशन देते हैं। एब्डोमेन एंड एंटीरियर थोरैक्स। इसके अलावा जब लीवर बायोप्सी करनी होती है तब हम सुपाइन पोजीशन देते हैं। बट जो ये सुपाइन पोजीशन है इसमें जो राइट हैंड है इसको हम अप साइड में कर लेते हैं, ठीक है। इस तरह से राइट हैंड को क्या करते हैं, फ्लेक्स करते हैं, ठीक है। और ताकि ये जो पोर्शन है जहां पे लीवर है वो इजीली मतलब प्रोमिनेंट हो सके, इजीली दिख सके। तो ड्यूरिंग लीवर बायोप्सी, लीवर बायोप्सी कहां पे करते हैं, 7 to 8th इंटरकोस्टल स्पेस के बीच में करते हैं। 8th पे करते हैं, 7 to 9th इंटरकोस्टल स्पेस के बीच में करते हैं। उसके अलावा हम ये पोजीशन कब देते हैं, आफ्टर स्पाइनल इंजरी। अगर किसी पेशेंट के स्पाइन में इंजरी हो गई तो हम उसको सुपाइन पोजीशन देंगे। उसके स्पाइन में इंजरी है यहां पे, फिर भी हम उसको कौन सी पोजीशन दे रहे हैं, सुपाइन पोजीशन दे रहे हैं। तो सुपाइन पोजीशन किस लिए देते हैं, ताकि पेशेंट को हम क्या कर सके, एक इमोबिलाइज रख सके, उसकी जो स्पाइन है वो बिल्कुल सीधी रहे। स्पाइनल इंजरी हुई है या स्पाइनल कोई प्रोसीजर हुआ है तो हम उसको सुपाइन पोजीशन दे सकते हैं, क्योंकि वो इंटैक्ट रहे सुपाइन आपकी स्पाइन, एक पर्टिकुलर मतलब उसमें मोबिलाइजेशन नहीं हो तो उससे और इंजरी होने के चांसेस नहीं रहेंगे। इसी में एक पोजीशन आती है लॉग रोल।
लोग रोल पोजीशन। लोग रोल पोजीशन का मतलब क्या होता है, जब इस पेशेंट को हमें, अब इस पेशेंट को यहां से टर्न करना है, जैसे बेडिंग करनी है, कुछ भी करनी है, तो पेशेंट्स के दोनों हैंड्स को यहां पे एंटीरियर साइड में फ्लेक्स करके ऊपर लाके इस तरह से बांध दिया जाता है, ठीक है। और उसकी हेड एंड नेक है, उसको बिल्कुल सीधा रखा जाता है। और उसके बाद क्या होता है, पेशेंट को यहां से और यहां से दोनों जगह से उठा के और ऐसे कैसे बिल्कुल साइड लाइन कर दिया जाता है, बिल्कुल सीधा का सीधा, ताकि आप बेडिंग कर सको या कोई भी प्रोसीजर करना है, या जो डॉक्टर्स हैं उनको स्पाइन्स को देखना है, तो इसके लिए हम लोग रोल पोजीशन यूज में लेते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर पेशेंट के लंबर पंक्चर हुआ है, ठीक है, लंबर पंक्चर कहां से होता है, यहां से। अब तो लंबर पंक्चर के बाद हम कौन सी पोजीशन देंगे, उसको सुपाइन पोजीशन देंगे। उससे क्या होगा कि उस पर प्रेशर भी बना रहेगा, जिस साइड में लंबर पंक्चर हुआ है वहां पे प्रेशर बना रहेगा, तो इस वजह से क्या होगा, कुछ फ्लूइड वहां से निकलेगा नहीं, सीएसएफ वहां से लीक नहीं होगा, ठीक है। ये है आपकी सुपाइन पोजीशन। नेक्स्ट पोजीशन की हम बात करते हैं प्रोन पोजीशन। प्रोन पोजीशन क्या होती है, जब पेशेंट उल्टा लेटा हुआ होता है पेट के बल पे, उसको हम कहते हैं प्रोन पोजीशन। इसमें पेशेंट पेट के बल पे उल्टा लेटा हुआ होता है और जो उसकी नेक है वो एक साइड होती है, ताकि वो पूरा प्रॉपर लेट सके, ठीक है। अब इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि सबसे पहले हम पढ़ते हैं कॉन्ट्रा इंडिकेशन, कब आप इसको यूज नहीं करोगे। प्रोन पोजीशन, अगर पेशेंट के रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है, एक मैंने आपको बताया अभी स्पाइनल कोड इंजरी है, स्पाइनल इंजरी है, तो उसमें कौन सी पोजीशन देते हैं, सुपाइन पोजीशन, प्रोन पोजीशन नहीं देते, ठीक है। या एब्डोमिनल सर्जरी हुई है, देखो आपको खुद को समझ में आ जाएगा कि किस टाइम पे कौन सी पोजीशन देनी चाहिए, कौन सी बेस्ट पोजीशन होगी पेशेंट के लिए। जब आप थोड़ा सोचोगे कि ये पोजीशन, अगर रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम में प्रोन पोजीशन देंगे, भले ही उसके रेस्पिरेशन नहीं हो रहा और फिर हम उसे उल्टा लेटा देंगे तो सांस लेने में तकलीफ होगी। स्पाइनल इंजरी की कंडीशन है, उसमें सुपाइन पोजीशन देते हैं, उसके अलावा कोई सी पोजीशन नहीं देते, कंटिन्यू सुपाइन पोजीशन देते हैं। अगर कुछ टाइम के लिए उसको रिलैक्स करना है, चेंज करना है, तो लोग रोल पोजीशन देते हैं। एब्डोमिनल सर्जरी की कंडीशन में एब्डोमन पे और ज्यादा प्रेशर नहीं हो, इसलिए हम कभी भी प्रोन पोजीशन नहीं देंगे। अच्छा, तो प्रोन पोजीशन देते कब है, यूज क्या है इसका, जब किडनी बायोप्सी करते हैं। किडनी कहां पे होती है, हमारे पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल पे होती है, तो जब भी किडनी को बायोप्सी करना होगा तो हमें पेशेंट को प्रोन पोजीशन में लेटाना होगा। और अगर जब किडनी बायोप्सी हो गई उसके बाद पेशेंट को कौन सी पोजीशन दोगे, सुपाइन दोगे, है ना, आफ्टर किडनी बायोप्सी, ताकि उस पर प्रेशर बना रहे, ठीक है, इसलिए। तो ये थी आपकी प्रोन पोजीशन। नेक्स्ट और इंपॉर्टेंट पोजीशन है फाउलर पोजीशन। देखो फाउलर पोजीशन बोलते किसको है, सबसे पहले ये देखना है। तो फाउलर पोजीशन होती है 45 डिग्री से 60 डिग्री के बीच में जो पोजीशन होती है उसको हम फाउलर पोजीशन कहते हैं। ये 45 और ये हमने मान लिया 60, तो 45 और 60 के बीच में हमने जो पेशेंट को पोजीशन दी है ये है फाउलर पोजीशन। इस तरह से पेशेंट लेटा होता है, ठीक है, ऐसे पेशेंट लेटा हुआ है, ये है फाउलर पोजीशन। इसके बाद अगर हम बात करें हाई फाउलर की पोजीशन की, हाई फाउलर पोजीशन क्या होती है, जब पेशेंट को 80 डिग्री टू 90 डिग्री लेटाया जाता है तो उस पोजीशन को हम बोलते हैं फाउलर पोजीशन, सॉरी हाई फाउलर पोजीशन।
ठीक है, ये पोजीशन है हाई फाउलर पोजीशन। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेमी फाउलर पोजीशन। सेमी फाउलर पोजीशन क्या होती है? जब पेशेंट को 30 टू 45 डिग्री के एंगल पे लेटाया जाता है तो उसको हम बोलते हैं सेमी फाउलर पोजीशन। ये जो आपकी पोजीशन है ये है सेमी फाउलर पोजीशन। ठीक है, सबसे कंफर्टेबल पोजीशन होती है ये। ठीक है, सुपाइन से भी ज्यादा कंफर्टेबल पोजीशन होती है। नेक्स्ट, लो फाउलर पोजीशन। लो फाउलर पोजीशन क्या होती है? जब पेशेंट को 15 से 30 डिग्री के एंगल पे लेटाया जाता है तो उस पोजीशन को हम बोलते हैं लो फाउलर पोजीशन। 15 टू 30 डिग्री के एंगल पे जब पेशेंट को लेटाते हैं तो उसको हम बोलते हैं लो फाउलर पोजीशन। अब हम बात करेंगे फाउलर पोजीशन की। सबसे पहले फाउलर पोजीशन हम कब यूज लेते हैं? तो फाउलर पोजीशन हम यूज लेते हैं जब पेशेंट को डिस्निया की कंडीशन है। ठीक है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है तो हम उसको क्या करेंगे? फाउलर पोजीशन देंगे। अगर बहुत ज्यादा सांस लेने में दिक्कत हो रही है तो हाई फाउलर पोजीशन देंगे। अगर उससे भी ज्यादा सांस लेने में दिक्कत हो रही है तो हम उसको कार्डियक पोजीशन या ट्राइपोड पोजीशन देंगे, जिसमें पेशेंट इस तरह से आगे लेट के, आगे हाथ करके लेटा हुआ होता। देखो, हमें क्या करना है? पेशेंट को ज्यादा से ज्यादा कंफर्ट देना। ठीक है, तो अगर उसके बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है सांस लेने में तो उसको सबसे ज्यादा रिलैक्स जिस कंडीशन में मिलता है, अगर आप देखो कि सीओपीडी या अस्थमा के पेशेंट है वो अपने आप जो पोजीशन ले लेते हैं ट्राइपोड पोजीशन, अपने आप आदमी वो पोजीशन ले लेगा जिसमें उसको सबसे ज्यादा कंफर्ट है। ठीक है, तो इस कंडीशन में फाउलर पोजीशन में हम देते हैं उसको टू रिलीव डिस्निया। या इन केस ऑफ इंक्रीज आईसीपी, अगर पेशेंट का इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ा हुआ है तो हम उसको पोजीशन कैसे देंगे? सुपाइन पोजीशन नहीं देंगे या कम कॉन्ट्रा इंडिकेटेड पोजीशन होगी एक तरह से ट्रेंडलबर, वो पोजीशन तो देंगे ही नहीं, क्योंकि पेशेंट का आईसीपी बढ़ा है तो हमें आईसीपी कम करना है। तो आईसीपी कम करने के लिए हम क्या करेंगे? हेड और ये जो अपर पार्ट है, अपर बॉडी है, इसको सीधा रखेंगे। और सीधा रख रहे हैं लेकिन उसको रिलैक्स भी मिलना चाहिए तो थोड़ा पीछे हम उसको फाउलर पोजीशन दें। टू रिलीव एब्डोमिनल प्रेशर, जब पेशेंट के एब्डोमिनल सूचरिंग हुई है, ठीक है, तो उसको कम करने के लिए, वहां पे प्रेशर को रिलीव करने के लिए हम कौन सी पोजीशन देंगे? फाउलर पोजीशन। या एब्डोमिनल कैविटी से ड्रेनेज करना है, ड्रेनेज अगर है तो उस कंडीशन में हम उसको फाउलर पोजीशन देंगे। अब फाउलर पोजीशन में एक चीज और होती है, सबसे ज्यादा हमें बैक को और थाई मसल्स को रिलैक्स मिलता है। ठीक है, अगर सुपाइन में भी लेटते हैं तो बैक को तो रिलैक्स मिलता है लेकिन थाई मसल्स को इतना रिलैक्स नहीं मिलता। तो फाउलर पोजीशन में हमें रिलैक्स, ये क्या देती है? रिलैक्स देती है बैक और थाई मसल्स को, एंड थाई मसल्स मसल। अब इसके बाद दूसरी इंपॉर्टेंट फाउलर पोजीशन है, वो है सेमी फाउलर पोजीशन। तो सेमी फाउलर पोजीशन क्या है? ये वाली 30 टू 45 डिग्री सेंटीग्रेड वाली। ठीक है, इसको हम बोलते हैं सेमी फाउलर पोजीशन। और ज्यादा रिलैक्स हो गया पेशेंट। ठीक है, तो इस पोजीशन में सबसे पहले लिखते हैं सेमी फाउलर पोजीशन। एंगल क्या होता है इसका? 30 टू 45 डिग्री। ये ध्यान रखना, क्योंकि फाउलर पोजीशन में 4 पोजीशन हो गई। ठीक है, और उनमें सब में अलग अलग एंगल है। तो सेमी फाउलर पोजीशन हम कब देंगे पेशेंट को? या तो उसके मास्टेक्टोमी होनी है,
ठीक है, तो सेमी फाउलर पोजीशन देंगे और इसमें भी क्या करेंगे, जिस साइड में मास्टेक्टोमी होगी उस साइड का हैंड एलिवेट करेंगे और प्रॉपर प्रोमिनेंटली पेशेंट जो डॉक्टर है उनको प्रॉपर वो जो एरिया है पर्टिकुलर वहां पे वो एरिया प्रोमिनेंट हो सके, इजीली विजुअलाइजेशन हो सके, उस पे प्रोसीजर किया जा सके, तो इस तरह की पोजीशन देंगे। नेक्स्ट, अगर पेशेंट के आईसीपी बढ़ा हुआ है, ठीक है, अगर आईसीपी बढ़ा हुआ है तो उसमें फाउलर पोजीशन ज्यादा यूजफुल है, सेमी फाउलर, अगर दोनों में ऑप्शन है तो उस हिसाब से हमें देखना है। या क्रेनियोटोमी करनी है, ठीक है, क्रेनियोटोमी की कंडीशन में जब हम पेशेंट को फीडिंग कराते हैं, ट्यूब फीडिंग करते हैं, एनजी फीडिंग करते हैं या इरिगेशन करते हैं, उस कंडीशन में सेमी फाउलर पोजीशन सबसे यूजफुल है। जब पेशेंट के ट्यूब इंसर्ट की जाती है तब हाई फाउलर होती है, लेकिन जब भी ट्यूब फीडिंग होगी या इरिगेशन होगा तब सेमी फाउलर पोजीशन देंगे। तो ट्यूब फीडिंग लिख देता हूं मैं। सीवीए स्ट्रोक की कंडीशन है तो उस कंडीशन में हम क्या देंगे, सेमी फाउलर पोजीशन देंगे, क्योंकि उसमें भी क्या है, आईसीपी बढ़ा हुआ होता है। या कैटरेक्ट सर्जरी है, कैटरेक्ट सर्जरी में हम कौन सी पोजीशन देंगे, सेमी फाउलर पोजीशन देंगे, है ना। इस तरह से पोजीशन देख के हाइपर एक्सटेंशन ऑफ अपर जो, ठीक है, ताकि क्या होगा, इजीली कैटरेक्ट की सर्जरी की जा सके, जिसमें सबसे ज्यादा डॉक्टर्स के आराम है ड्यूरिंग प्रोसीजर, जो इजीली विजुअलाइज करती है प्रॉपर एरिया को, वो पोजीशन देते हैं, ठीक है। या आफ्टर अपेंडेक्टोमी, पेशेंट को अपेंडिक्स निकालना है, ठीक है, तो पेशेंट को क्या करते हैं, हम साइड लाइन पोजीशन देते हैं और राइट साइड जो है, राइट साइड में उसका हाइपर, मतलब राइट साइड में अपेंडिक्स इजीली विजुअलाइज हो सके उसके लिए, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, साइड लाइन पोजीशन भी देते हैं और साथ में उसके लेग भी एलिवेट कर सकते हैं, ताकि और इजीली हमें अपेंडिक्स विजुअलाइज हो सके, ठीक है। और उसके बाद में हम किस तरह की पोजीशन देंगे, कंफर्टेबल पोजीशन देंगे, सेमी फाउलर पोजीशन, ठीक है। या आफ्टर थायरॉइडेक्टोमी, थायराइड निकाल लिए तब कौन सी पोजीशन देंगे, उसके बाद में, ठीक है, कौन सी पोजीशन दोगे, सेमी फाउलर पोजीशन। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट पोजीशन की, वो है हाई फाउलर। तो हाई फाउलर का सबसे इंपॉर्टेंट, मैंने आपको सब पहले बताया कि अगर आप एनजी ट्यूब इंसर्ट कर रहे हो तो इंसर्जन के टाइम पे देंगे, इंसर्शन के टाइम पे देंगे, ठीक है। या पेशेंट के पल्मोनरी इडेमा है, हार्ट फेलियर की कंडीशन है, ठीक है, इनमें कंडीशन में क्या होता है, पल्मोनरी इडेमा की कंडीशन हो या हार्ट फेलियर की कंडीशन हो, इनमें क्या होता है, वीनस स्टेसिस होता है, यानी जो ब्लड है वो अपनी जगह पे रुक जाता है, तो उससे रिलीव करने के लिए, ताकि वहां पे क्या हो, ज्यादा फ्लूइड इकट्ठा नहीं हो, इसलिए हम उसको क्या करेंगे, हाई फाउलर पोजीशन देंगे, ताकि आईसीपी नहीं बढ़े, यहाँ सीवीपी नहीं बढ़े, है ना, और प्रेशर ज्यादा से ज्यादा वापस हार्ट के पास में आए, यहां पे इडेमा की कंडीशन कम से कम, ठीक है। या ऑटोनोमिक डिसरिफ्लेक्सिया, इसमें भी क्या होता है, अगर रिफ्रैक्चर, ये कंडीशन क्या कर सकती है, पेशेंट को ज्यादा सांस लेने में दिक्कत होगी, ठीक है, और उस कंडीशन में क्या होगा, रिफ्रैक्चर की कंडीशन है, पेशेंट को सांस लेने में ज्यादा दिक्कत होगी, क्योंकि जब भी हम
इंस्पायरेशन या एक्सपायरेशन करते हैं तो रिब्स का भी मूवमेंट होता है। तो इस पोजीशन में, हाई फाउलर पोजीशन में, रिब्स का मूवमेंट सबसे कम होगा और उसको पेन कम महसूस होगा। ठीक है, इसलिए हम हाई फाउलर पोजीशन देते हैं। एक और पोजीशन बची है और वो है आपकी लो फाउलर पोजीशन। लो फाउलर पोजीशन हम कब यूज करते हैं? एविस्क्रेशन या डेहिसेंस की कंडीशन में। मैंने आपको बताया कि जब भी पेशेंट के एब्डोमिनल सर्जरी हुई है तो हम उसको सेमी फाउलर पोजीशन देते हैं। अगर किसी कारण से, जैसे ये मानो पेशेंट का एब्डोमन है, ठीक है, अब यहां पे क्या है, ये सर्जरी हुई थी, ये क्या है, सूचर्स है, लेकिन अगर ये सूचर्स खुल गए तो उसको हम बोलेंगे डेहिसेंस। और अगर सूचर खुले और वहां से एब्डोमिनल ऑर्गन भी बाहर आ गए तो उसको हम बोलेंगे एविस्क्रेशन। ठीक है, दो कंडीशन हो सकती है, या तो सूचर्स की लाइन खुल गई, डेहिसेंस, या जो पार्ट है एब्डोमेन के वो ही बाहर आ गए, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं एविस्क्रेशन। ठीक है, अब एक एक क्वेश्चन अलग से पूछा जाता है, एपिस्टेक्सिस में आप कौन सी पोजीशन दोगे? तो एपिस्टेक्सिस में हम कौन सी पोजीशन देंगे? ब्लीडिंग हो रही है, एपिस्टेक्सिस किसको बोलते हैं? नोज ब्लीड को। ठीक है, अब एपिस्टेक्सिस में हम क्या करते हैं? नेजल पैकिंग करते हैं। ठीक है, नेजल पैकिंग करने के बाद हम उसको पोजीशन देंगे लीन फॉरवर्ड, इस तरह से सिटिंग विद लीन फॉरवर्ड, ताकि जो अगर वो प्रॉपर पैकिंग नहीं हुई और अगर ब्लीड हो रहा है तो वो ब्लीड एस्पायरेट नहीं हो, इसलिए हम उसको इस तरह से पीछे नहीं लेटाएंगे, नहीं तो उससे क्या होगा, एस्पायरेशन के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो हम उसको लीन फॉरवर्ड करेंगे सिटिंग पोजीशन में, और जो उसकी नेक है, हेड है, उसको थोड़ा सा टिल्ट करेंगे नीचे की तरफ, तो जो भी एक्स्ट्रा ब्लड, जो ब्लीडिंग हो रही है, वो यहीं से बाहर निकल जाए, एस्पायरेट नहीं। इसलिए हम एपिस्टेक्सिस की कंडीशन में कौन सी पोजीशन देते हैं? सिटिंग पोजीशन विद लीन फॉरवर्ड। ध्यान रखोगे, ये क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट है लेटरल पोजीशन या साइड लाइन पोजीशन। अब जो लेटरल पोजीशन है ये दोनों तरफ से हो सकती है, दोनों तरफ से लेट सकता है इंसान, राइट लेटरल पोजीशन या लेफ्ट लेटरल पोजीशन। ठीक है, और इसको साइड लाइन पोजीशन भी बोलते हैं क्योंकि पेशेंट साइड में एक तरह से करवट लेके सो रहा है, इस पोजीशन को हम बोलते हैं लेटरल पोजीशन। अब इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट पोजीशन है वो है लेफ्ट लेटरल पोजीशन। ठीक है, लेफ्ट लेटरल जो पोजीशन है, लेफ्ट लेटरल पोजीशन है, इसका क्वेश्चन आता है बार बार कि अगर पेशेंट को इनेमा देना है तो आप कौन सी पोजीशन दोगे? तो सुपर इंपॉर्टेंट, लेफ्ट लेटरल पोजीशन देंगे। अगर लेफ्ट लेटरल ऑप्शन में नहीं है तो हम सिम्प्स लेटरल पे जाएंगे। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट हो गया इनेमा। इनेमा किधर से देते हैं? रेक्टम से। तो अगर रेक्टल टेम्परेचर लेना है, रेक्टल सपोजिटरी डालनी है, तो उस कंडीशन में भी हम क्या करेंगे? ये पोजीशन यूज में लेंगे लेफ्ट लेटरल, रेक्टल सपोजिटरी या रेक्टल एग्जामिनेशन हो गया, या रेक्टल टेम्परेचर हो गया। इन सब कंडीशन में हम लेफ्ट लेटरल पोजीशन यूज लेते हैं, ये सबसे फेवरेबल पोजीशन होती है पेशेंट्स के। या हमें हीमेरोइडोक्टोमी करनी है, हीमेरोइड्स को निकालना है, तो भी हम उसको क्या करेंगे? लेफ्ट लेटरल पोजीशन देंगे। ठीक है, क्योंकि वहां से क्या होगा, हमें लेफ्ट लेटरल पोजीशन से जो रेक्टम है वो और इजीली विजुअलाइज होता है। और इस पोजीशन में साथ में क्या करते हैं, जो ये
नीज है, इनको हल्का सा बेंड रखते हैं ताकि और इजीली 30 टू 45 डिग्री पे, ताकि और इजीली क्या हो सके, ये 30, ये नॉर्मल है, यहां से 30 से 45 डिग्री पे हम इनको मोड़ के रखते हैं पैर को, ताकि इजीली रेक्टल एग्जामिनेशन हो सके या रेक्टल कोई भी प्रोसीजर हो सके। ठीक है, या एयर एम्बोलिज्म है तो उसमें हम उसको लेफ्ट लेटरल पोजीशन देते हैं, लेकिन साथ में लेफ्ट लेटरल पोजीशन विद ट्रेंडलबर्ग। ट्रेंडलबर्ग पोजीशन का मतलब क्या होता है, जब पांव ऊपर होते हैं और सिर नीचे होता है, तो इस कंडीशन में हम उसको कैसी पोजीशन देंगे, एयर एम्बोलिज्म में लेफ्ट लेटरल पोजीशन विद ट्रेंडलबर्ग। जब 30 टू 45 डिग्री सेंटीग्रेड पे आपके पैर सिर से ऊंचे होते हैं तो उस कंडीशन को हम ट्रेंडलबर्ग पोजीशन देते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं आपके राइट लेटरल की। सॉरी, ये राइट लेटरल था, ये लेफ्ट लेटरल है। ठीक है, तो राइट लेटरल की बात करते हैं। तो राइट लेटरल पोजीशन हम कब देते हैं, ड्यूरिंग सक्शन ऑफ अनकॉन्शियस पेशेंट। जब पेशेंट अनकॉन्शियस है और हमें उसका सक्शन करना है तो उस कंडीशन की फेवरेबल पोजीशन है राइट लेटरल पोजीशन। एक चीज और यहां लिखता हूं मैं, आफ्टर लीवर आफ्टर लीवर बायोप्सी। जब लीवर की बायोप्सी की आपने, उसके बाद अब पेशेंट को किस तरह से लेटाना है कि पेशेंट के प्रेशर उस पर्टिकुलर एरिया पे पड़े। ठीक है, ताकि वहां से कोई लीकिंग नहीं हो। तो राइट साइड में हम लीवर बायोप्सी करते हैं तो राइट साइड से पेशेंट को लेटा दिया जाता है। ठीक, ये है आपके लिथोटोमी पोजीशन। अब लिथोटोमी पोजीशन क्या होती है, पेशेंट बेड पे लेटा हुआ है, लाइज ऑन बेड, और जो उसके नी है और जो उसके हिप है, ये कौन सा डिग्री पे होता है, ये होते हैं 90 डिग्री पे। नी एंड हिप फ्लेक्स्ड कितने डिग्री पे, 90 डिग्री पे। देखो बिल्कुल, ये 90 डिग्री और ये 90 डिग्री, इस तरह से लिथोटोमी पोजीशन होती है। अच्छा, इसका यूज क्या है, तो लिथोटोमी पोजीशन गायनेकोलॉजी में हमें यूज करते हैं। ठीक है, गायनेकोलॉजिकल एग्जामिनेशन में मोस्ट फेवरेबल पोजीशन होती है लिथोटोमी पोजीशन। तो गायनेकोलॉजिकल एग्जामिनेशन या जेनाइटल और यूरिनरी सिस्टम के जितनी भी सर्जरी है, जेनाइटो यूरिनरी सर्जरी, और नॉर्मल जब वेजाइनल डिलीवरी होती है तब भी लिथोटोमी पोजीशन दी जाती है। इसमें जो ये लेग है ये सेपरेट होते हैं। इस पिक्चर में आपको क्लियर नहीं हो रहा, बट जो लेग है वो इस तरह से सेपरेट होते हैं। ठीक है, तो जब लेग सेपरेट होंगे तब डिलीवरी इजीली होगी, है ना। तो नॉर्मल या ऑपरेटिव डिलीवरी। ठीक है, इस कंडीशन में हम लिथोटोमी पोजीशन यूज करते हैं। नेक्स्ट पोजीशन है आपके नी चेस्ट पोजीशन। इसमें पेशेंट नी और चेस्ट पे लेटा हुआ होता है प्रोन तरीके से, उल्टा लेटा है, लेकिन उसके जो प्रेशर पॉइंट है वो कहां है, नी और चेस्ट, यहां इसके बल लेटा हुआ होता है। इसको हम नी चेस्ट पोजीशन बोलते हैं, या इसका दूसरा नाम है जेन्यू पेक्टोरल पोजीशन। इसके नाम से क्वेश्चन बनते हैं, जेन्यू पेक्टोरल पोजीशन। सिग्मोइडोस्कोपी में
बार बार क्वेश्चन आता है, अगर सिग्मोइडोस्कोपी में कौन सी पोजीशन दोगे तो नी चेस्ट पोजीशन देंगे, क्योंकि नी चेस्ट में क्या होता है, जो सिग्मोइड कॉलन है यहां से इजीली विजुअलाइज होती है, एंगल वो बैठता है एग्जामिनर के लिए कि वो डायरेक्ट सिग्मोइड कॉलन को इजीली विजुअलाइज कर पाता है, इसलिए सिग्मोइडोस्कोपी में देते हैं। या पोस्टपार्टम एक्सरसाइज, जब पेशेंट की डिलीवरी हो गई, अब पोस्टपार्टम एक्सरसाइज होती है, तो जो एब्डोमिनल मसल्स को रिलैक्स मिलता है इस कंडीशन से, इस तरह की पोजीशन से, तो हम उसमें जेन्यू पेक्टोरल पोजीशन यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट ये है आपकी ट्रेंडलबर्ग पोजीशन। देखो इसमें क्या है, जो हेड है वो लोअर साइड में और जो लेग है वो अपर साइड में। डिफरेंस कितना होता है इनके बीच में, एंगल कितना होता है, ये होता है 30 to 45 डिग्री सेंटीग्रेड का, इतना अंतर होता है। ये हमने सीधी लाइन मान ली तो 30 से 45 डिग्री सेंटीग्रेड पे पैर सिर से ऊपर होता है पेशेंट के, किस पोजीशन में, ट्रेंडलबर्ग पोजीशन में। ठीक है, ये शोक की कंडीशन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है इसका, शोक में, या पेशेंट अगर हाइपोटेंशन की कंडीशन में, मींस अगर वीनस स्टेसिस की कंडीशन है, ब्लड वापस से पहुंच नहीं पा रहा या हमें ज्यादा ब्लड ब्रेन तक पहुंचाना है, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, ब्रेन को नीचे कर देंगे, क्योंकि ब्रेन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है फिट से, पैर से, तो हम क्या करेंगे, ब्रेन को नीचे करेंगे, तो ग्रेविटी के थ्रू जो ब्लड है वो ब्रेन तक इजीली पहुंच जाए। हम उस क्या कर रहे हैं, पेशेंट के ब्रेन को ज्यादा से ज्यादा ब्लड सप्लाई पहुंचाने के लिए ये पोजीशन देता है, इसलिए हम पेशेंट को क्या करते हैं, उल्टा कर देते हैं, उसका सिर नीचे कर देते हैं। ठीक है, या पेल्विक एग्जामिनेशन, अगर पेल्विक एग्जामिनेशन करना है तो उसमें भी क्या होगा कि पेल्विक एरिया ऊपर हो गया, ठीक है, तो इजीली एग्जामिन हो पाएगा। पोस्चुरल ड्रेनेज, पोस्चुरल ड्रेनेज की कंडीशन में हम क्या करते हैं, उसको ट्रेंडलबर्ग पोजीशन देते हैं। वीनस रिटर्न हमें बढ़ाना है, उस कंडीशन में हम पेशेंट के ट्रेंडलबर्ग पोजीशन देते हैं। मेनली जो ज्यादातर बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है वो पूछा जाता है, शोक या हाइपोटेंशन की कंडीशन में मोस्ट फेवरेबल पोजीशन कौन सी, तो हम देते हैं ट्रेंडलबर्ग पोजीशन। देखो अब इसमें ध्यान देने की बात यह है, वैसे तो आपको पता ही है, मैंने बताया भी है कि अगर आईसीपी बढ़ा हुआ है तो उस पोजीशन में, उस कंडीशन में ये पोजीशन कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है, क्योंकि पेशेंट के पहले ही क्रेनियल प्रेशर बढ़ा हुआ है, और अगर आप ट्रेंडलबर्ग पोजीशन दे दोगे तो उसके आईसीपी और बढ़ जाएगा। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए हम इसको मेंशन कर रहे हैं यहाँ पे, नहीं तो ये चीज आप खुद भी सोच सकते हो, है ना। इफ इंक्रीज आईसीपी, इसके अपोजिट पोजीशन होती है, उसको हम बोलते हैं रिवर्स ट्रेंडलबर्ग पोजीशन। रिवर्स ट्रेंडलबर्ग पोजीशन में क्या होता है, सिर ऊपर होता है, हेड ऊपर होता है, और जो फीट है वो नीचे होता है, इस तरह से सिर को ऊपर कर दिया जाता है और पैर को नीचे कर दिया जाता है। ये ट्रेंडलबर्ग से जस्ट अपोजिट है, इसलिए हम इसको रिवर्स ट्रेंडलबर्ग पोजीशन बोलते हैं। तो रिवर्स ट्रेंडलबर्ग पोजीशन कब देते हैं, जब पेशेंट के जीईआरडी है, गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज है, ठीक है, तो उससे प्रिवेंट करने के लिए, ताकि बार बार पेशेंट के वोमिटिंग कम हो, रिफ्लक्स कम हो, तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, रिवर्स ट्रेंडलबर्ग पोजीशन करते हैं, उसका हेड एलिवेट कर देते हैं प्रॉपर, और उसके फीट है जो वो नीचे की तरफ कर दिए जाते हैं। इस कंडीशन में हम सेमी फाउलर या फाउलर पोजीशन भी दे सकते हैं, लेकिन आपके एग्जाम में पूछा जाता है रिवर्स ट्रेंडलबर्ग पोजीशन का क्या यूज है, तो वो हम जीईआरडी के लिए यूज करते हैं रिफ्लक्स डिजीज में, क्योंकि ये मोस्ट ज्यादा फेवरेबल पोजीशन होती है।
नेक्स्ट पोजीशन जो हमने बात की थी वो है डोर्सल रिकम्बेंट पोजीशन। जब भी इस पोजीशन का नाम आए तब आप समझ लो इसमें क्या होता है, पेशेंट सुपाइन लेटा हुआ होता है और जो उसके नीज फ्लेक्स्ड होते हैं और जो उसके लेग्स हैं वो सेपरेट होते हैं। ठीक है, लेग्स सेपरेट होते हैं इस तरह से। इस पोजीशन को हम बोलते हैं डोर्सल रिकम्बेंट पोजीशन। तो जब भी डोर्सल रिकम्बेंट पोजीशन का नाम आता है तो हमें समझ जाना चाहिए डोर्सल रिकम्बेंट पोजीशन हम किस में देते हैं, मेनली कैथेटराइजेशन, और वो भी किसका, फीमेल कैथेटराइजेशन। अगर सिर्फ कैथेटराइजेशन पूछे तब भी डोर्सल रिकम्बेंट आएगी, और अगर फीमेल कैथेटराइजेशन पूछे तो डोर्सल रिकम्बेंट आएगी। लेकिन अगर आपसे अलग से मेल कैथेटराइजेशन पूछा है तो उसमें आपको सुपाइन पोजीशन करनी। ठीक है, अब इसमें भी हम क्या कर सकते हैं, रेक्टल और वेजाइनल एग्जामिनेशन हो सकते हैं। ठीक है, एब्डोमिनल एग्जामिनेशन होता है। देखो आपने पढ़ा था कि एब्डोमिनल एग्जामिनेशन, अभी हमने बात की थी एब्डोमिनल एग्जामिनेशन हम सुपाइन पोजीशन में भी करते हैं, लेकिन डोर्सल रिकम्बेंट पोजीशन में क्या होता है, जब नी फ्लेक्स्ड हो जाते हैं तो थाई मसल्स पे क्या होता है, प्रेशर्स आ जाता है और जो एब्डोमिनल मसल्स है वो रिलैक्स हो जाती है। तो किसी भी जब हम पाल्पेट करते हैं, पाल्पेशन करते हैं तो वो इजीली पाल्पेट हो पाता है। तो इसलिए उस कंडीशन में, एब्डोमिनल एग्जामिनेशन की कंडीशन में, पेशेंट को डोर्सल रिकम्बेंट पोजीशन भी दी जाती है जो ज्यादा फेवरेबल है पेशेंट के एब्डोमिनल एग्जामिनेशन के लिए। या पेशेंट की पेरिनियल केयर करनी है तो उस कंडीशन में भी आप कौन सी पोजीशन दोगे, ज्यादा घूमी फिरी पोजीशन नहीं देते। डोर्सल रिकम्बेंट एक इजी पोजीशन है कि पेशेंट लेट गया और उसने अपने नी फ्लेक्स्ड कर दिए, इस तरह से उसके पांव ऊपर हो गए। ठीक है, ये एक ट्रायंगल बन जाता है और दोनों के बीच में जो लेग्स है वो सेपरेट रहते हैं। नेक्स्ट, सिम्स लेफ्ट लेटरल पोजीशन। अब सिम्स लेफ्ट लेटरल पोजीशन, ये देखो सिम्स लेफ्ट लेटरल पोजीशन क्या होती है, ये इसको हम सेमी प्रोन पोजीशन भी बोलते हैं। इसमें पेशेंट प्रोन कंडीशन में लेटा हुआ होता है और 45 डिग्री पे उसके लोअर लेग जो है वो एक्सटेंडेड होता है और जो अपर एंड है वो फ्लेक्स्ड होता है 45 टू 90 डिग्री पे। अपर लेग जो है वो फ्लेक्स्ड होता है 45 टू 90 डिग्री पे। ये देखो, ये इसका लोअर लेग है, ये 45 डिग्री पे क्या होता है, एक्सटेंडेड होता है। एक्सटेंशन का मतलब जो शरीर से दूर जा रहा है, एक्सटेंड हो रहा है। ठीक है, उसको हम बोलते हैं एक्सटेंशन। तो ये लोअर लेग है, ये 45 डिग्री पे लगभग एक्सटेंड होता है, और जो अपर लेग है ये फ्लेक्स्ड होता है 45 टू 90 डिग्री पे। ये आपके हो गया 90 डिग्री और ये हो गया 45 डिग्री। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं 60 डिग्री पे, तो 45 से 90 डिग्री के बीच में ये लेग फ्लेक्स्ड होता है। अच्छा, अब ये किस लिए यूज में लेते हैं, मैंने आपको बताया था कि रेक्टल एग्जामिनेशन के लिए, रेक्टल सपोजिटरी के लिए या रेक्टल का कोई भी प्रोसीजर है उसके लिए हम कौन सी पोजीशन यूज करते हैं, लेफ्ट लेटरल पोजीशन। अगर लेफ्ट लेटरल पोजीशन आपके ऑप्शन में नहीं है तो आप सिम्स लेटरल की तरफ जाओगे। रेक्टल या वेजाइनल एग्जामिनेशन या इनेमा जब पेशेंट को देना है तो हम सिम्स लेटरल पोजीशन यूज करते हैं पेशेंट में, या जिसमें हम लेफ्ट लेटरल पोजीशन पेशेंट को नहीं दे पाते तो उसमें हम सिम्स लेटरल पोजीशन यूज करते हैं। इससे क्वेश्चंस आता है, इसलिए इसको हमने अलग से पढ़ा। नेक्स्ट है कार्डियक या ऑर्थोपेनिक पोजीशन। देखो इसमें पेशेंट, ये हाई फाउलर पोजीशन है,
ठीक है, अगर पेशेंट अपनी बैक को सीधा रखता है लेकिन वो लीन फॉरवर्ड हो गया, आगे की तरफ झुक गया, इससे क्या होगा, एब्डोमिनल जो मसल्स है उन पे और इजीली एब्डोमिनल मसल्स रेस्पिरेशन में हेल्प कर पाएगी। जो एब्डोमिनल मसल्स है वो डायरेक्टली रेस्पिरेशन नहीं करती लेकिन सेकेंडरी तरह से इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, थोड़ा मदद करती है। ठीक है, तो ये कंडीशन कहलाती है आपके कार्डियक ऑर्थोपेनिक या ट्राइपॉड पोजीशन। अब जो ट्राइपॉड पोजीशन है उसमें कोई जरूरी नहीं है कि पेशेंट इस तरह से, उसको टेबल मिल रही है, कार्डियक टेबल है, उस पर पिल्लो रखा हुआ है, हो सकता है वो सीटिंग पोजीशन में है और आगे इस तरह से लीन फॉरवर्ड है, तो उस पोजीशन को हम बोलते हैं ट्राइपॉड पोजीशन। ठीक है, ये किसमें काम में लेते हैं, सीवियर डिस्निया, या नाम से ही पता चल रहा है कार्डियक प्रॉब्लम। अगर कार्डियक प्रॉब्लम होती है तो भी डिस्निया की कंडीशन होती है। ठीक है, तो इस तरह की कंडीशन में हम कार्डियक ऑर्थोपेनिक या ट्राइपॉड पोजीशन यूज करते हैं। नेक्स्ट है आपके रोज पोजीशन। देखो जो रोज पोजीशन है उसमें क्या होता है कि यहां पे एक मोटा पिल्लो लगाया जाता है, ये क्या है, पिल्लो है, मोटा पिल्लो। ठीक है, और यहां या तो कुछ भी नहीं होता या फिर हल्का सा एक बारीक सा पिल्लो होता है हेड सपोर्ट करने के, एक कुशन हो सकता है। इससे क्या होगा कि जो ये नेक है इसका हाइपर एक्सटेंशन हो गया। अब यहां से हमें कुछ भी सामान निकालना है, कोई भी सर्जरी करनी है, तो उसके लिए मोस्ट फेवरेबल पोजीशन है रोज पोजीशन। इसमें क्या होता है, हाइपर एक्सटेंशन होता है नेक का, हाइपर एक्सटेंशन ऑफ नेक। बार बार अलग अलग तरह से इसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे टॉन्सिलेक्टोमी हो, चाहे एडिनोइडटोमी हो, चाहे वुलोप्लास्टी हो। टॉन्सिलेक्टोमी टॉन्सिल निकाल दिए, एडिनोइडक्टोमी एडिनोइड निकाल दिए। वल्वा होता है कहा, टॉन्सिल्स के पास में बीच में वल्वा होता है, जो क्या करता है, हम जब कुछ जैसे ड्रिंक कर रहे हैं या कुछ खा रहे हैं तो जो वल्वा क्या करता है, डायरेक्ट सांस की नली में जाने से उस फूड को रोकता है। लेकिन अगर वो दिक्कत कर रहा है, स्नोरिंग साउंड हो रही है उसकी वजह से, ठीक है, तो इसलिए उस कंडीशन में उसकी प्लास्टी कर दी जाती है, उसको रिपेयर कर दिया जाता है अगर वहां पे टिश्यू ग्रोथ ज्यादा है तो। या बात करो थायराइडेक्टोमी, थायराइड निकाल रहे हैं उस कंडीशन में, या ट्रेकियोस्टोमी, जब भी पेशेंट के ट्रेकिया में छेद करके, ट्रेकिया को ओपन करके डायरेक्ट हमें क्या करना पड़ता है, उसको वेंटिलेट करना पड़ता है, तो उस कंडीशन में पेशेंट को रोज पोजीशन दी जाती है। ठीक है, अब ट्रेकियोस्टोमी में क्या होता है, इस तरह से पेशेंट को लेटा दिया जाता है, या फिर जब भी हम इंट्यूबेशन करते हैं, तो इंट्यूबेशन की कंडीशन में भी रोज पोजीशन दी जाती है ताकि इजीली लेरिंग्स वगैरह को हम देख सकें और ट्यूब डाल सकें, इंसर्ट कर सकें, और उसके बाद पेशेंट को मैकेनिकल वेंटिलेशन पे रखा जाता है। नेक्स्ट आपकी पोजीशन है वाल्चर्स पोजीशन। देखो इसमें क्या है, पेशेंट लेटा हुआ है, कैसा है, सुपाइन या प्रोन, सुपाइन लेटा हुआ है, और जो उसके लेग्स है वो फ्रीली फ्लोटेड होते हैं। ठीक है, लेकिन यहां तक नी तक सपोर्ट होता है, तो इस पोजीशन को बोलते हैं हम वाल्चर्स पोजीशन। ठीक है, इसका क्या पर्पज है, ये हम यूज लेते हैं डिलीवरी में। किस तरह की डिलीवरी में, ब्रिज प्रेजेंटेशन है, या हमें फोर्सेप्स डिलीवरी करनी है, तो उस कंडीशन की मोस्ट फेवरेबल पोजीशन है वाल्चर्स पोजीशन। वाल्चर्स पोजीशन जब पेशेंट सुपाइन लेटा है और उसके पैर लाइज डाउन है, उस कंडीशन को हम बोलते हैं वाल्चर्स पोजीशन।
पर्पज क्या है इसका, ब्रीच प्रेजेंटेशन या फोर्सेप्स डिलीवरी में यूज लेते हैं। इसका डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे ही बनता है। नेक्स्ट पोजीशन है जेक एंड नाइफ पोजीशन। इसमें क्या है, पेशेंट इस तरह से लेटा हुआ है, तो इसका प्रोमिनेंट एरिया क्या है, ये, ठीक है। तो जब एनोस्कोपी करनी है, एनल को देखना है, ठीक है, रेक्टल एग्जामिनेशन करना है, तो उन कंडीशन में, किसी किसी कंडीशन में हम ये पोजीशन यूज करते हैं, एनोस्कोपी। या इसका जो क्वेश्चन बनता है वो बनता है, आपको अगर कोकाइक्स की सर्जरी करनी तो उसके लिए जो पोजीशन दी जाती है वो पोजीशन दी जाती है जेक नाइफ पोजीशन, ठीक है। नेक्स्ट हम पोजीशन की बात करते हैं, सिटिंग पोजीशन, या और एक और पोजीशन होती है वो है स्टैंडिंग पोजीशन। देखो अब स्टैंडिंग पोजीशन की बात करते हैं, तो इसमें क्या होता है, पेशेंट का हमें क्या देखना है, पोस्चर देखना है कि भाई वो सीधा खड़ा हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा, तो उसके लिए हम सिटिंग पोजीशन देते हैं। उसका बैलेंस देखना है, यानी गेट देखना है। ऑर्थोपेडिक या न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन, और इन न्यूरोलॉजिकल या ऑर्थोपेडिक एग्जामिनेशन में हम उसका क्या देखते हैं, पोस्चर देखते हैं, ठीक है। ये थी आपकी स्टैंडिंग पोजीशन। सिटिंग पोजीशन में हम वाइटल्स लेते हैं, पेशेंट्स के जब वाइटल्स लेते हैं तो उसको सीधा चेयर पे बिठा के वाइटल्स लेते हैं, तो सिटिंग पोजीशन है। नेक्स्ट पोजीशन है आपकी लंबर पंक्चर के लिए। इस पोजीशन को आप सी शेप्ड पोजीशन भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, पेशेंट का सी बना दिया जाता है इस तरह से, मतलब ये जो एरिया है ये मोस्ट विजुअलाइज रहे, बाकी दोनों एरिया को क्या कर दिया जाता है, आगे की तरफ झुका दिया जाता है। सिटिंग में भी हो सकता है या लाइंग कंडीशन में भी हो सकता है। अगर लाइंग कंडीशन है तो इस तरह से होगा, और अगर सिटिंग है तो इस तरह से होगा। लंबर पंक्चर दोनों ही कंडीशन में कर दिया जाता है। अगर पेशेंट सिटिंग प्रॉपर बैठ पा रहा है तो हम उसको सिटिंग पोजीशन देते हैं और लंबर पंक्चर किया जाता है। और अगर पेशेंट बैठ नहीं पा रहा, सिटिंग पोस्चर नहीं ले पा रहा, तो लाइंग पोजीशन में हम इसको पेशेंट को लेटाते हैं। तो कब यूज करते हैं इसको, लंबर पंक्चर में, जब हमें लंबर पंक्चर करना है। और लंबर पंक्चर हो गया उसके बाद कौन सी पोजीशन देते हैं, मैंने आपको बताया था सुपाइन पोजीशन। यहां पे पंक्चर हो गया, यहां पे पंक्चर हो गया, अब इसको हमें क्या करना है, प्रेशर बना के रखना है। तो इसी तरह से पेशेंट को ऐसे के ऐसे ही लेटा दिया जाता है, ठीक है, सुपाइन पोजीशन। नेक्स्ट है लेमिनेक्टोमी, जब लेमिन्स को निकाला जाता है। लेमिन्स क्या होती है, ये जो आपकी वर्टिब्राई है, तो इसमें जो स्पाइनल कोड है, तो इसके इस लेमिना बोलते हैं इस चीज को, ठीक है। इसको निकालते हैं तो उसको लेमिनेक्टोमी बोलते हैं। और लेमिनेक्टोमी के लिए कौन सी पोजीशन यूज लेते हैं, मुस्लिम प्रेयर पोजीशन। ये ध्यान रखना, जिस तरह से मुस्लिम प्रेयर करते हैं, ठीक है, तो वो पोजीशन जो कहलाती है वो कहलाती है मुस्लिम प्रेयर पोजीशन। और कब यूज करते हैं, लेमिनेक्टोमी। इसके अलग बहुत सी बार अलग से क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए हम पढ़ रहे हैं। अब कुछ किसी प्रोसीजर की बात करते हैं, जैसे बात करते हैं पैरासिंथेसिस की। पैरासिंथेसिस होता क्या है, जब पेरिटोनियल फ्लूइड निकाला जाता है, साइटिस की कंडीशन है, पेरिटोनियल को फ्लूइड को बहुत ज्यादा है और उसको हमें निकालना है, तो उस कंडीशन किस तरह की देते हैं हम, सेमी फाउलर या सिटिंग अपराइट विद फिट ओवर टेबल। मैंने आपको बताया था कि सेमी फाउलर या सिटिंग अपराइट पोजीशन में भी हम पैरासिंथेसिस कर सकते हैं, ठीक है। और जो आर्म है वो एक्सटेंडेड होगा, और अगर और ज्यादा हाइपर एक्सटेंडेड करना है तो हम उस कंडीशन में क्या कर सकते हैं, जो फिट है उनको भी थोड़ा ऊपर कर सकते हैं, किसी टेबल पे रख सकते हैं, तो उस कंडीशन में क्या होगा, पैरासिंथेसिस इजीली हो पाएगा। नेक्स्ट थोरासिंथेसिस की बात करते हैं। थोरासिंथेसिस में क्या होता है कि पेशेंट
बेड के एज पे बैठा हुआ है, ठीक है, और जो उसके फिट है वो टेबल के ऊपर होता है। या साइड लाइन पोजिशन दे सकते हैं। कौन सी साइड लाइन पोजीशन दोगे? जो अफेक्टेड नहीं है, मतलब अनअफेक्टेड साइड में आप उसको साइड लाइन कर सकते हो, और उसका जो हेड है सॉरी वो उसको ऊंचा करना है, बेड को एलिवेट कर, ठीक है। तो इस तरह की कंडीशन थोड़ा सिंथेसिस में हम काम में लेते हैं अलग से। तो ये आपका पोजीशनिंग का चैप्टर था, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जल्दी हमने इसको समझ लिया, और जो आपके क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम में उनको हमने ध्यान से देखा है। एक बार आप दोबारा पढ़ना, समझना और लर्न करना। देखो, जो ये पोजीशन का चैप्टर हुआ या कोई भी चीज जो समझने की है, उसको अगर आपका एक एक की ये इस पॉइंट पे हम ये पोजीशन क्यों देते हैं, तो उसको याद करने की जगह, मतलब रटने की जगह उसको थोड़ा समझ के करोगे, तो अगर कोई नया भी क्वेश्चन पोजीशन से बनता है तो आप खुद आइडिया लगा सकते हो कि पोजीशन कौन सी दोगे। पोजीशन कौन सी होगी जो पेशेंट के लिए फेवरेबल हो, या जो प्रोसीजर कर रहा है उसके लिए फेवरेबल, और उसके आफ्टर कौन सी पोजीशन दोगे ताकि उसपे पेशेंट को इमोबिलाइज रह सके पेशेंट। ये नॉर्मली पोजीशन में देखा गया, ठीक है। थैंक यू।